एवरीवन, वेलकम टू वेदत नीट। मैं हूं आपकी मधुरी और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के आगे का पार्ट। और जैसा कि आपको याद होगा, हमने पिछले क्लास में जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला था उसके अलावे हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसको हमने पढ़ के ख़त्म किया था। इस पे मैंने आपको क्वेश्चन भी समझाए थे और साथ में आपको एज अ होमवर्क भी दिया था कि आप लोग क्या करोगे, आप लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखो बच्चा, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको क्या करनी है। ये वाले क्वेश्चन में कैफीन जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको कैफीन का आपने नाम कई बार सुना होगा और इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कैफीन के अलावे कुछ ऐसे अदर आपको कंपाउंड्स के, केमिकल कंपाउंड के आपको नेम दे दिए जाएं और कहा ये जाए कि आप उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करो। ओके, और वहाँ अगर आपको नहीं आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, सो दैट हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले इसको सीखेंगे। क्योंकि ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था और मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में आपको जो है ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लानी है। ऑल दो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बता देती हूँ और ये क्वेश्चन आपसे उम्मीद करूँगी कि एक बार अपने क्लास में, अपने घर पे जो है एक बार इसकी प्रैक्टिस ज़रूर से करोगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कैफीन के बारे में कहा गया कि ये एक स्टिमुलेंट होता है जो कि कॉफ़ी, चाय, उसके अलावे चॉकलेट्स इनमें पाया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अगर आप पीते हो तो उसके जो पैक होते हैं उसके ऊपर भी लिखा होता है कंटेन कैफीन। ठीक है, तो कैफीन क्या है, एक तरह का स्टिमुलेंट है जिसके बारे में यहाँ पे हमसे कहा गया कि इसमें आपको कहा जा रहा है 49.48% क्या है, कार्बन है। ठीक है, वहीं 5.15% आपको हाइड्रोजन बताया गया, वहीं 28.87% जो है ये नाइट्रोजन और 16.49% ऑक्सीजन बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसको देख के हमें एक चीज़ तो समझ में आ गया कि हमारी जो कैफीन है इसमें हमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हमें जो है एलिमेंट्स हमको देखने को मिलेंगे। ओके, बट हम इसका फॉर्मूला जो है हमें नहीं पता, फॉर्मूला इसका नहीं पता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ये हमें फाइंड आउट करनी है। ओके सॉरी, चलिए, तो हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करनी है। और इसके लिए आपको याद होगा हमने पिछले क्लास में क्या करा था कि सबसे पहले हमने आपको समझाया था कि देखो बच्चा, कोई भी आपको कोई भी केमिकल कंपाउंड का आपको पूछ लिया जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप क्या करेंगे कि यहाँ जो परसेंटेज जो कॉम्पोजिशन दी गई है, पहले आप इसको सिंपली ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो कार्बन हमारा 49.48 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको एक करके नोट डाउन कर लेते हैं। कार्बन कितना है हमारा, 49.48 ग्राम हो गया। वहीं हमारा हाइड्रोजन जो है ये हमारा 5.15 ग्राम हो गया। नाइट्रोजन हमारा कितना हो गया, 28.87 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन हमारा हो जाता है 16.49 ग्राम। ठीक है, अच्छा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा, हमने इसका जो है मास हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये हमारा ऑल ओवर क्या पता चल गया, हमको मास पता चल गया। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि देखो बच्चे, मास अपॉन मोलर मास जो है इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट कर लेंगे, मोल हमको यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एक करके हम कार्बन के लिए क्या करेंगे हमारा मास जो है यहाँ पे 49.48 ग्राम और अपॉन हम क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। वहीं अगर हम बात करें हाइड्रोजन, इसके लिए हम क्या करेंगे, 5.15 अपॉन 1 कर देंगे। ओके, देन हमारा नाइट्रोजन का 28.87 अपॉन 14 कर देंगे और ऑक्सीजन के लिए हम 16.49.16 कर देंगे। ठीक है, चलिए
एक एक करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चा, तो यहाँ पे एप्रॉक्स जो है, यहाँ पे हम, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे जितने भी नंबर आपको ये दिख रहे हैं, ये जितने भी आपको मास के लिए ये जो दिख रहे हैं, ये सभी क्या है, फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मोटा मोटी हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा 4.112 के अप्रॉक्स हो जाएगा। ये तो सीधे 5.51 हो जाएगा। हम क्या निकाल रहे हैं, मोल निकाल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ये अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, हमारा 2.06 के लगभग हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात कर लें तो ये हमारा 1.03 के लगभग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, मोल फाइंड आउट कर लिया। क्या फाइंड आउट किया बच्चा, मोल फाइंड आउट किया, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आपने क्या किया है, मोल फाइंड आउट किया है। अब आपको मैंने बताया था कि देखिए इनमें से जो सबसे छोटा वाला, जो सबसे स्मॉलेस्ट मोल होगा, सबसे स्मॉलेस्ट जो मोल होगा, ये सबसे स्मॉलेस्ट जो मोल होगा वो कौन सा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो मोल है वो हमारा ये है 1.03। ये क्या है, ये हमारा स्मॉलेस्ट मोल है, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, सब में हम डिवाइड दे देंगे। समझ में आ रही है बात। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे कार्बन के लिए 4.12 अपॉन 1.03, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ हाइड्रोजन के लिए 5.51 अपॉन 1.03, ठीक है। वहीं हम नाइट्रोजन के लिए हम 2.06 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 1.03, ओके। और यहाँ ऑक्सीजन के लिए हम क्या निकालेंगे 1.03 अपॉन 1.03, ठीक है। ये हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इससे हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का क्या नंबर रहने वाला है ये हमें मालूम हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ऑलमोस्ट हमको 4 मिल जाएगा, ये ऑलमोस्ट हमको 5 मिल जाएगा, ये हमें 2 मिल जाएगा और ये हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ एम्पेरिकल फॉर्मूला की, हम यहाँ बात कर रहे हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला की, तो वहाँ जो हमारा इसका रेशियो हो जाएगा कार्बन का, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसका हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4:5:2:1। यानी कि हम एम्पेरिकल फॉर्मूला जो लिख लेंगे वो हो जाएगा C4H5N2O, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चा, ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे हमको N भी फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, हमें N भी फाइंड आउट करनी है। यही N को जब हम क्या करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है इसका हमें वेट निकालना पड़ेगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला का टोटल वेट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए, तो हम यहाँ पे कार्बन के लिए क्या करेंगे, ये हमारा 4 × 12 हो जाएगा। वहीं हमारा हाइड्रोजन 1 × 5 हो जाएगा, सॉरी 5 × 1, और हमारा नाइट्रोजन जो है वो 2 × 14 हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो है ये 1 × 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा 48 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 28 हो गया, और ये हमारा 16 हो गया। अब आप इनको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, ठीक है। जब आप इसको ऐड करेंगे देन इट विल बी 97 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। 97 के लगभग हमारा हो गया ये, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारा 97 हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी आपको यहाँ पे क्या दे दिया गया है, यहाँ पे वेट अ मिनट, ये आपको मोलर मास 194.2 ग्राम पर मोल आपको दिया गया है। अब आपको क्या करना है कि आपको 194.2 अपॉन 97, ये जब आप सॉल्व करोगे देन आपको क्या मिल जाएगा, आपको 2 मिल जाएगा नंबर, ठीक है। और इसी 2 नंबर को आपको क्या करना है, C4H5N2
O, इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, जिससे कि आपको आपका फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, कैफीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि हो जाएगा C8H10 और ये N आपका 4 और O2, ठीक है। तो ये रहा हमारा कैफीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहा और ये जो है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला रहा। ये देखिए, ये हमारा क्या रहा, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये रहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपको किसी भी केमिकल कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको पूछ दिया जाए तो आपको ये मालूम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कैफीन रहा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला रहा। आई होप कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा और इस पे आप क्या करेंगे, खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज कि घर पे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चा, दिक्कत आपको आएगी, ठीक है। चलिए, और इसी तरीके से ये आप क्वेश्चन देख लेंगे, ये बेस्ड है उसी पे, आपको जैसे अभी मेथड बताया ना, बिल्कुल उसी पे आपको क्या करना है, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और सॉल्व करके मैंने आपको बोला है कि यहाँ देखो, मैंने अपनी इंस्टा आईडी भी शेयर कर रखी है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टोरी लगा के मुझे टैग करेंगे, आप इस के आंसर को आप कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग क्या सीखेंगे, एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड फॉर्मूला मासेस, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले बात आती है एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास हम किसे कहते हैं, पहले इसको समझेंगे। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो स्टेटमेंट है ना, कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है, ठीक है। तो डोंट वरी, आपके सारे कंफ्यूजन को मैं दूर करूँगी और कोशिश करूँगी कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इजी भाषा में समझ में आ जाए, ठीक है। क्या कहा गया, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ अ कार्बन 12 आइसोटोप। 1 atomic mass unit is equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। ओके, चलिए इसको समझते हैं क्या कहा गया है। देखो, इसको समझाने के लिए ना मुझे ना एक एग्जाम्पल आपके सामने लेना पड़ेगा और वो एग्जाम्पल मैं ये ले रही हूँ, वेट अ मिनट, यस, ध्यान से देखिएगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, नहीं, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 2 2 4 2 6, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ठीक है, हाँ, चलिए अब मान लीजिए कि ये मेरे पास एक चॉकलेट बार है, ठीक है, मान लीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये 12 पीसेज आपको दिख रहे हैं इसमें, ठीक है। अब हुआ क्या कि मैं कह रही कि ये जो आपको हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ना, ये इस हिस्से को अगर आप याद होगा, आपने छोटे में आपने फ्रैक्शन नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा, एक टॉपिक पढ़ी होगी मैथ्स में। इसको मैं क्या बुला सकती हूँ, इस पार्ट को मैं क्या बुला सकती हूँ, तो 1/12 मैं बुला सकती हूँ कि ये क्या है, मेरा 1/12 पार्ट है ये वाला, ठीक है। तो हमने ये कहा कि मान लीजिए कि कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 जो आपको पता है कि ये एटम है, कार्बन 12 के एटम के जो मास है, इस मास का 1/12 जो हिस्सा है, इसी को हमने 1 AMU यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट का नाम दिया है। क्या ये बात समझ में आई?
जिस तरीके से ये जो चॉकलेट बार जो रहा, इस चॉकलेट बार के 1/12 पीसेस को हम लोग समझ लो कि हम क्या कह रहे हैं, 1 AMU यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है एटॉमिक मास का, ये वही कह रहा है, जिसकी वैल्यू क्या होती है बच्चा, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मतलब आपको याद होगा जब मैंने पिछली क्लास में आपको मोल का समझाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि देखो बच्चे 6.023 जो है और इंटू 10⁻23 जो था, यहाँ पे मैंने कहा था कि 6023 के आगे तुम क्या करो, 20 जीरो लगाओगे तो जा करके इतना बड़ा नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे बच्चा ना, यहाँ पे जो वैल्यू जो बताई गई है आपके 1 एटॉमिक मास यूनिट की, ये कितने हैं, ये आप देखो, बहुत 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 छोटे वैल्यू हैं। ये क्या है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो है इनकी अगर हम बात करें तो ये 1.66 और ये इसके नीचे 10⁻24 ये वैल्यू है इसकी। जब आप इतने बड़े नंबर से, ध्यान दीजिएगा, जब आप इतने बड़े नंबर से इसमें जब आप डिवाइड दोगे तो कितना छोटा नंबर आएगा, आएगा ना। तो ऐसा इसलिए कहा गया बच्चा क्योंकि एटम जो है वो है भी तो खुद इतना छोटा ना, इतना छोटा कि हम उसको विजुअलाइज ही नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? इसीलिए हम यहाँ पे हमने कहा कि एटॉमिक मास यूनिट की, 1 एटॉमिक मास यूनिट की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वह 1.66 इंटू 10⁻⁻24 होगी। समझ में आ रही है बात? अच्छा जी, एक और बात जो यहाँ पे कही गई है जो कई बार बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाती है कि ग्राम एटॉमिक मास जो होती है ये क्या होती है। तो याद रखेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट जब एक्सप्रेस की जाती है ग्राम में, उसी को हम ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एटम कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि मान लीजिए हमारे पास कार्बन है और कार्बन का जो एटॉमिक मास जो रहा, कार्बन का जो एटॉमिक मास जो रहा ये हमारा है कितना, 12 AMU रहा। कितना रहा बच्चा? 12 AMU। लेकिन इसी को हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया ग्राम में। किसमें कन्वर्ट कर दिया? ग्राम में। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहला गया, यही हमारा ग्राम एटॉमिक मास जो है ये कहला गया। किसका? हमारे जो कार्बन जो रहे, 1 मोल ऑफ जो कार्बन हमारे जो रहे उनका। ठीक है, यहाँ पे हमको ये क्या कहला गया, ग्राम एटॉमिक मास कहला गया। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? इसीलिए यहाँ पे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट इसको कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे एक आपको बहुत ही पुराना सा एक मेथड हुआ करता था जिसका नाम था डुलोंग एंड पिटिट मेथड। ठीक है, ये काफ़ी पुराना मेथड है, मैं बता देती हूँ यहाँ पे। ये काफ़ी ओल्ड मेथड है जिसका इस्तेमाल किया जाता था हमारे जो सॉलिड है ना, सॉलिड्स जो हैं, सॉलिड एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, इनका हमको एटॉमिक मास अगर फाइंड आउट करनी होती है ना, एटॉमिक मास अगर मान लीजिए कि प्रिडिक्ट करनी होती है या फिर कहो कि हम एस्टिमेट करना चाहते हैं कि कितना हो सकता है इसका एटॉमिक मास, ठीक है, उसके लिए कभी ये बहुत ही पुराना मेथड जो है डुलोंग पिटिट मेथड्स जो है इसका इस्तेमाल किया जाता था। कैसे किया जाता था ये मैं समझा देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास ये क्या है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मानने में क्या जाता है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमारे पास ये मेटल की रॉड है। ठीक है, कौन सी मेटल है भाई ये भी बता दीजिए। ये मान लीजिए कि ये आयरन की रॉड है। ठीक है, तो आयरन मेटल है और ये सॉलिड है, इसकी ये रॉड है। हम पता करना ये चाहते हैं कि हमारे आयरन जो है उसका एटॉमिक मास क्या होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डुलोंग्स एंड पिटिट मेथड हम क्या करेंगे कि इसको गर्म करेंगे। ठीक है, अब जब इसको गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है गर्म करने के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी।
समझिएगा ध्यान से। अब जब किसी भी सब्सटेंस को हीट करने के लिए, ठीक है, इसको हीट करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ अ हीट की रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि ये सॉलिड में ना रहे, ये सॉलिड से क्या हो जाए, अब दूसरी अवस्था यानी कि लिक्विड में चेंज होने को आए, ठीक है, दैट इज आर स्पेसिफिक हीट इन क्या है, कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो रही, जो कि इसको सॉलिड में ना रख के किस में बदल दे, सॉलिड से लिक्विड बदल दे, मतलब कि पहले जैसी अवस्था में ये नहीं रहेगी, ठीक है। ये हमारी स्पेसिफिक हीट कहलाती है, आगे के चैप्टर में आप पढ़ोगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कि इसी स्पेसिफिक हीट जो रही, क्योंकि हमने जब इसको गर्म करा तो हमने मेजर करी ना कि कितने अमाउंट ऑफ हीट इसको लग रही है गर्म करने में, ठीक है। तो उस अमाउंट ऑफ हीट का जो हमारे पास डेटा जो रहा उसको हमने क्या किया, उससे हमने 6.4 में डिवीजन दे दिया, ठीक है। 6.4 में हमने डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो भी नंबर आया उसी नंबर को हमने कहा कि देखो भाई साहब, यही नंबर जो है ये हमारे इस मेटल आयरन का एटॉमिक मास रहा। समझ में आ रही है बात? जैसे कि एग्जांपल ले रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि मान लीजिए हमारे पास ये आयरन की रॉड है, ठीक है, आयरन रॉड है। इसको हमें क्या करना है, इसको हमने हीट दिया और हीट दे करके, भाई Fe लिखा है, आयरन का सिंबल लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे डेल्टा का साइन लगाया, मतलब कि हम हीट दे रहे हैं और हीट जो है हमें कितनी लगी, एप्रोक्स जो है हमको 0.11 कैलोरी पर ग्राम हमको लगी है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि इसी अमाउंट से हमने 6.4 में हमने डिवाइड दे दिया, ठीक है। अब डिवाइड देने के बाद होता क्या है कि हमें एप्रोक्स जो नंबर जो मिलता है वो मिलता है 58। तो हमने ये एस्टिमेट किया है हमने, एस्टिमेटेड एज एटॉमिक मास ऑफ आयरन। ये हमने एस्टिमेट किया है कि 58 जो है, 58 AMU जो है, ये हमारा आयरन का एटॉमिक मास है। बट एक्चुअल में ऐसा है क्या? एक्चुअल में ऐसा है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो आयरन है इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो एटॉमिक मास जो हो जाता है ये हमारा 55.8 AMU के अराउंड होता है, ये हमारा होता है। ये क्या है? ये एक्चुअल एटॉमिक मास है, ये एक्चुअल एटॉमिक मास है, ठीक है। तो ऐसा रहा कि पुराने टाइम में जब साइंटिस्ट को जो एटॉमिक मास को लेकर के जो कन्फ्यूज़न होती थी, कई बार उनको जो है चीज़ें पता करनी होती थी, तब वो इस मेथड का यूज़ करते थे। बट समय के साथ उन्होंने देखा कि भाई इतना एक्यूरेट, इतना आपको परफेक्ट रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है, इसलिए इस मेथड को बच्चा अब जो है हम लोग उसको फॉलो नहीं किया करते हैं। देन आई होप कि आपको जो है ये मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा, किसके लिए यूज़ करते थे वो भी समझ में आ गया, क्या कुछ इसमें होता था ये भी समझ में आ गया होगा। तो इतने पे मैं बोलूँगी कि अगर अभी तक में कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ में आ रही है तो एक लाइक तो बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी हमने एटॉमिक मास यूनिट और हमने जो एटॉमिक मास को लेकर के और ग्राम एटॉमिक मास जो है इसको हमने समझा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा एक और यहाँ, अच्छा आगे बढ़ने से पहले हमारे पास आ गए क्वेश्चन, और चलो क्वेश्चन में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, हो सकता है कि ये ग्राफ जो है इसको देख करके आपको कन्फ्यूज़न हो, बट मैं बता दूं आपको कि यहीं पे आपका इन्फॉर्मेशन दिया गया है, कैसे देखना है और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये मैं समझाती हूँ। ध्यान से देखिएगा। पहले मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेती हूँ ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएं। वेट अ मिनट। चलिए ध्यान से देखिएगा। कहा यह गया कि एक यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि
कि सैंपल ऑफ अ नेचुरल कॉपर, ठीक है, नेचुरल कॉपर को क्या किया गया है, वेपराइज किया गया है और क्या इंजेक्टेड इनटू अ मास स्पेक्ट्रोमीटर में इंजेक्ट किया गया है। तो जो रिजल्ट जो यहाँ पे शो हो रहा है ये आपको कैसे हो रहा है कि इस फिगर में आप देख सकते हो कि आपको 69.09 यहाँ पे क्या दिया गया है, ये मास नंबर दिया गया है और एक आपको 39.91 दिया गया है। ठीक है, मैं समझाती हूँ यहाँ पे कि ये जो 63 और 65 जो है ये आपको क्या समझना है कि ये कॉपर जो है ना आपके, वो नेचर में क्या होते हैं कि दो आइसोटोप उसके मौजूद हैं। ठीक है, कॉपर, नेचुरल कॉपर जो होता है वो आपका मिक्सर फॉर्म में होगा और वहाँ पे आप देखेंगे कि उनके दो आइसोटोप आपको देखने को मिलते हैं। एक तो हो जाता है आपका कॉपर 63 और एक हो जाता है कॉपर 65। ठीक है, ये क्या है, ये आइसोटोप है आपके। ठीक है, याद होगा आइसोटोप्स ऑफ कॉपर। समझ में आ रही है बात? अच्छा जी, और क्योंकि ये आइसोटोप है तो अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे यहाँ पे कि हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है एवरेज एटॉमिक मास के बारे में कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर जो है वो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें इनका क्या दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, तो जो परसेंटेज हमको दिया गया है तो ध्यान से देखिएगा कि जिनका परसेंटेज ज़्यादा है उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ये बात अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें मालूम है पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। क्या करेंगे कि एक तो हमारा कॉपर 63 है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमको यहाँ पे क्या दी गई है, इसकी अबंडेंस हमको जो है दी गई है। कितनी दी गई है, एक हमको दी गई है 6, यहाँ पे ये वॉल्यूम हमको, सॉरी यहाँ पे हमको एक्चुअली यहाँ पे क्या दी गई है, मास वॉल्यूम हमको दी गई है, ये देख सकते हो 62.93 और 63 दी गई है। चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉपर 63 कितना हो जाएगा, 62.93 एटॉमिक मास यूनिट, ये हो गई। ठीक है, अच्छा कॉपर 65 कितना है, ये हमारा दिया गया है 64.93 AMU दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो कि इसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी का हम लोग राउंड ऑफ करके ये वैल्यू जो है हम लोग क्या ले रहे हैं, 65 ले रहे हैं और इसका 63 हम लोग ले रहे हैं। आप देख सकते हो इसका ये 64.93 AMU जो है, इसलिए हम इसको कॉपर 65 और 62.93 है इसलिए हम इसको कॉपर 63 बोल रहे हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, याद कीजिए राउंड ऑफ में हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है इसको। अच्छा, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बताई गई है, ये जो 69.09 और 39.91 जो है, ये आपकी नेचर में इनकी अबंडेंस जो है वो ये बताई गई है। तो चलिए हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, कितनी है 69.09%। ठीक है, और ये हमारी 39.91% जो है ये क्या रही, ये हमारी अबंडेंस रही, अबंडेंस रही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जब हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, जब हमें एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करना होता है तो हम ये देखते हैं कि जिस आइसोटोप्स का परसेंटेज कॉम्पोजिशन ज़्यादा होता है, ठीक है, उसी का कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होता है। ध्यान से देखिए यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन किसका है, 69.09, ये कॉपर 63 का है। तो जाहिर सी बात है इनका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। तो चलिए हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा ये जो परसेंटेज जो दिया गया है इसको हम पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि कॉपर 63 के लिए जो परसेंटेज हमको जो दी गई है 69.09, इसको हम क्या करेंगे 0.6909, ये हमारा ग्राम में हमको कन्वर्ट कर लिया। कॉपर 65 का भी हम लोग ये काम करेंगे कि 0.3991, ठीक है, ग्राम, इसको कन्वर्ट कर लिया। अब चलिए एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
एटॉमिक मास ऑफ कॉपर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ फर्स्ट वाला, ठीक है, इनटू परसेंटेज ऑफ 1 प्लस m2 इंटू परसेंटेज ऑफ सेकेंड, ठीक है, ये हम काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मास जो है वो हमारी क्या रही, मास जो हमारी यहाँ पे रही ये 6909 ग्राम इंटू परसेंटेज हमारी हो गई यहाँ पे 62.93%, ठीक है, और प्लस ये हो गया 0.3991, ठीक है, इनटू ये परसेंटेज हो गई हमारी ये 39.91, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी अप्रॉक्स आ जाएगी 43.48 प्लस 20.07, और जब आप इसको ये निकालेंगे तो ये 63.55 के अप्रॉक्स जो है ये हमारी आ जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, एटॉमिक मास, हमारी एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगी किसकी, कार्बन की। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप हमारे यहाँ पे कार्बन की एटॉमिक मास जो है, एवरेज एटॉमिक मास जो है वो क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। और ये इसका तरीका रहा। सबसे पहले हमने क्या काम किया, सबसे पहले हमने जो है ये देखा कि हमारे नेचर में जो मौजूद है कार्बन वो दो फॉर्म में है, एक तो कार्बन 63 और दूसरा कार्बन 65। यहाँ पे हमें इनकी अबंडेंस दी गई है, हमने क्या करा, इनके अबंडेंस के बेसिस पे हमने उसको ग्राम में हमने चेंज करा, मतलब मास के रूप में हमने कन्वर्ट किया उसको। और यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास जो है वो निकालने के लिए हमने मास ऑफ फर्स्ट जो हमारा आइसोटोप था उसको और उनके परसेंटेज को, आप जो परसेंटेज आपको जो दी गई थी उसको आपने क्या करा, आपने मल्टीप्लाई करा, प्लस यही काम आपने सेकंड वाले आइसोटोप्स के साथ किया, और उन दोनों रिजल्ट को आपस में ऐड करके और हमारा जो है ये नंबर जो आया ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्या रहा, हमारा कॉपर का रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे 63.55 है, इसको एवरेज आप 63.5 जो है ये आप लिख सकते हो। ये क्या रहा, ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर निकल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा एक और क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, सॉल्व करके इसका आंसर जो है वो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर डालोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं ये उसी तरीके से हमारा एक और क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क के रूप में दे रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको सॉल्व करेंगे। ऑल्दो मैं एक बार नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें मैं कोशिश करूँगी कि इसको मैं क्या करूँ, आपके लिए डिस्कस कर दूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा, दैट इज़ द मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें कि मॉलिक्यूलर मास क्या होती है, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर स्टेटमेंट को पढ़ने के साथ इस स्टेटमेंट को में क्या कहा जाए, क्या कॉन्सेप्ट की बात की गई है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए अब देखो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट की अगर बात करें तो क्या कह रहा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, यानी कि हम यहाँ पे सबसे पहले तो एक बात कहेंगे कि मॉलिक्यूलर मास जो है वह किसी एलिमेंट या फिर कंपाउंड के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वर्ड हमें किसके लिए यूज़ करना है, एलिमेंट और कंपाउंड के लिए, एटम के लिए नहीं, क्योंकि एटम के मास के लिए हम लोग एटॉमिक मास वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये अपन को दिमाग में रखना है। देखो छोटी छोटी जो ये बातें हैं ना, इसको आप ध्यान में रखोगे तो आपके लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि it may be defined, ठीक है, may be defined as a number which indicate how many times heavier in a molecule of that element or a compound as compared to 1/12 of mass of an atom of carbon 12। मतलब कि याद करो हमने यहाँ पे जो हमने पढ़ा था, कहाँ गया, यस यहाँ देखो, यहाँ हमने पढ़ा था कि जैसे मान लो हमने क्या लिया, हमने एक चॉकलेट बार लिया और चॉकलेट बार का जितना वज़न हुआ इसमें हमने 12 पीसेस देखे, और 12 पीस का जो एक पीस यानी 1/12 पीस है, इसका जो मास जो रहा इसको हमने नाम दे दिया 1 AMU। ठीक है, अब हमसे ये अब देखो इसी को मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ आपके लिए, ध्यान दीजिएगा
कि ये वाली जो पीस है इसको मैंने 1/12 वाला जो हिस्सा है इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ मैंने ड्रॉ किया। ये कौन सा है, ये 1/12 वाला पीस है, ठीक है। तो अब जो है मॉलिक्यूलर मास जो है ना वो कहा ये जाएगा कि कोई भी एनी मॉलिक्यूल और कंपाउंड कितना हैवियर होगा, हाउ मच हैवियर देन इस ये जो रहा ना, ये 1 AMU जिसको हम बोल रहे हैं, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, 1 AMU। तो कोई भी मॉलिक्यूल इस 1 AMU वाला जो है पार्ट इससे कितना हैवियर है, मतलब कि 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 8 टाइम्स, 10 टाइम्स, कितने टाइम्स हैवियर है, यही हमें कौन बताएगा, यही हमें बताएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यही हमें कौन बताएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसी को हम क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, माय बैड, मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, माय बैड, इट्स अ मॉलिक्यूलर मास। हम इसको ये कर देते हैं, इट्स नॉट अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट्स अ मॉलिक्यूलर मास। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ये कहें कि हमारा जो ये है क्या कहता है, H2O, ठीक है, H2O। आपको पता है कि ये क्या है, ये हमारा वाटर है, ठीक है, वाटर है। इसमें हमें क्या दिख रहा है, हमें हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। हाइड्रोजन हमें कितना दिख रहा है और ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, हम देख रहे हैं। ये दोनों को ही अगर हम ऐड करेंगे ये हमारा कितना है, 18 AMU, ठीक है। ये जो है हमारा, ये क्या रहा, ये हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना रहा, हमारा 18 हो गया। आप देख AMU नहीं लिखेंगे, 18 क्या हो गया हमारा, ये वाटर का क्या रहा, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। यानी इसमें हमने ये देखा कि हमारे पास जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके जो आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल दिख रहे हैं वो 1/12 से कितने हैवियर हैं, ये आपको पता चल जाएगा। मास ऑफ 1/12 से कितने हैवियर हैं। ओके, अच्छा, इसको जो है वेपर डेंसिटी वाले फॉर्म में जो है, ध्यान दीजिएगा, तभी आप इसको वेपर डेंसिटी वाले फॉर्म से आप फाइंड आउट करेंगे जब बात हो किसकी, गैसेस की। किसकी बात हो, गैसेस की। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से सुनिएगा, अगर हम आपके सामने ये कहें कि कोई तो भी हमारे पास गैस है, ठीक है, VD ऑफ कोई गैस है जिसका क्या है, वेपर डेंसिटी 22 है। कितना है, 22 है। हमें इसका मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है कि हम मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करने के लिए 2 इंटू VD करेंगे, वेपर डेंसिटी, जो कि हमारा हो जाएगा 2 × 22 यानी कि 44, ठीक है, 44। अब अगर हम एक गैस की बात करें, एक गैस है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप इसको देखें तो ज़रा देखिए कि इनका जो मास जो हो जाता है ये हमारा 12 हो जाता है और इसका कितना हो जाता है, ऑक्सीजन का, ये 32 हो जाता है। आप इनको ज़रा देखें तो इनका मॉलिक्यूलर मास आपको क्या हो जाता है, 44 हो जाता है। तो क्या ये यहाँ पे फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, क्या ये यहाँ पे फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? अगर हाँ तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, कभी भी गैस के लिए, कोई अगर गैसेस हैं उनका अगर मॉलिक्यूलर मास अगर फाइंड आउट करनी है तो वेपर डेंसिटी वाला जो, क्योंकि नाम ही देखो ना बच्चा, वेपर नाम ही है यहाँ पे ना, तो कोई भी आपको गैसेस के लिए अगर मॉलिक्यूलर मास अगर फाइंड आउट करनी है तो ये वेपर डेंसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है इससे आप क्या कर सकते हैं, बेशक आप यूज़ करके आप मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे ये भी चीज़ भी कही जा रही है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस क्या है, इज एडिटिव प्रॉपर्टी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एडिंग द एटॉमिक मास प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल।
ठीक है, तो यही बात हमारी रही एंड आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई और आपको मॉलिक्यूलर मास में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन को चलो मैं एक बार सोच रही हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको एज अ होमवर्क दे दूँ। ठीक है, ऑल्दो मैं यहाँ पे आपको कितने टास्क दे चुकी हूँ अभी तक में देखा जाए तो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया है आज, है ना। तो एक तो ये फर्स्ट हो गया आपका, दूसरा ये सेकंड वाला, ठीक है, और एक थर्ड हो गया, ठीक है, एक ये 4 हो गया। ठीक है, 4 देख कर के मैं सोच रही हूँ कि आज आप लोगों को ना 4 दे दूँ, 4 जो है क्वेश्चन आपको घर से बनाने के लिए दूँ, ताकि आप भी थोड़ा बहुत जो है आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, ऑल्दो मैं आपको अगले क्लास में एक बार मैं इसको क्या करूँगी, ज़रूर से मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ, कोशिश नहीं मैं बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पे एक बार उसका मेथड जो है कैसे क्या कुछ करना है ये मैं बता दूँगी और एक आध क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व भी कर दूँगी आपके लिए। ठीक है, चलिए तो अब जो है, क्योंकि हम लोगों ने अभी मॉलिक्यूलर मास देख लिया, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग फॉर्मूला मास को देखने वाले हैं। ठीक है, फॉर्मूला मास जो कि हमसे ये कहता है, क्या कहता है ज़रा देख लीजिए कि फॉर्मूला मास इज द मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। आपको याद होगा, क्या याद होगा, हमने अभी ऊपर में हमने थोड़ी देर पहले हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है क्या होता है इसको हमने पढ़ा था। और आपको याद होगा कि जब हमें क्या फाइंड आउट करना था, जब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब हमें फाइंड आउट करना होता था तो हम क्या करते थे कि n से हम क्या करते थे, एम्पेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करते थे। याद होगा, यहाँ पे अभी जस्ट हमने किया है ना, ये हमने क्वेश्चन किया था, यस 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 यस, ये वाला क्वेश्चन याद होगा, ये देखिए। और इसका कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था एम्पेरिकल फॉर्मूला का। तो यहाँ पे जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला का हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, वेट जो हम निकाल रहे थे ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो वेट हम निकाल रहे थे, इसी को हम फॉर्मूला मास हम कह रहे हैं। इसी को क्या कह रहे हैं बच्चा, फॉर्मूला मास हम इसका नाम दे रहे हैं। तो चलिए एक आध एग्जाम्पल जो है वो देख लिया जाए। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा कि हमने इसके पहले एग्जाम्पल हमने किया हुआ है कि जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, आपको यहाँ पे याद होगा कि इसका हमने क्या करा था, इसका एग्जाम्पल करा था और यहाँ पे हमने जो है एक रेशियो लिया था 4:5:2:1, आई थिंक यही लिया था। ठीक है, 4:5:2:1। ठीक है, चलिए तो इसके बेसिस पे मान लीजिए हमने एक एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा, दैट इज C4H5N2O। ये क्या है, ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस एम्पेरिकल फॉर्मूला का हम क्या करेंगे, मास निकालेंगे, सॉरी वेट निकालेंगे। ठीक है, मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन जिसके लिए हम 4:12, हाइड्रोजन जिसके लिए हम 1:5, नाइट्रोजन जिनके लिए हम 2:14 और ऑक्सीजन जिसके लिए हम 1:16 ये करेंगे। ये हमारा 48 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 28 हो गया और ये हमारा 16 हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको ऐड करेंगे। चलिए तो ठीक है, ये हमारा 7 और ये हमारा 97। ठीक है, 97 ग्राम पर मोल ये हमारा हो गया। ठीक है, तो यही जो है, ये जो आपने वेट जो आपने निकाला ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या रहा, ये जो है मास ऑफ
एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ, ये शायद कैफीन के, शायद ये हमारा कैफीन के लिए था, शायद ये कैफीन के लिए था, हाँ। तो ये जो है ये हमारा क्या निकल गया, मास फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। ये इसी को हम क्या कह रहे हैं, मास फॉर्मूला का, सॉरी फॉर्मूला मास ना, फॉर्मूला मास, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, फॉर्मूला मास का नाम दे रहे हैं, फॉर्मूला मास का हम लोग इसको नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप जब भी कभी आप देखें कि आपको अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर दिया गया है तो उस एम्पेरिकल फॉर्मूला का आप जो मास जो फाइंड आउट करोगे ना, वही फॉर्मूला मास कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगी। अब जो है, अब हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज इक्विवेलेंट मास। ये इक्विवेलेंट मास क्या होती है, चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। और इक्विवेलेंट मास जब समझेंगे उसके साथ ही हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट मास के भी कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। कहा यह गया कि नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ अ सब्सटेंस दैट आर कंबाइंड विथ डिस्प्लेसेस 1.008 पार्ट ऑफ मास parts by mass of hydrogen or 8 parts by weight of oxygen or 35.5 parts by weight of a chlorine is called equivalent mass। अब देखो इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट, और खास करके जब इस तरीके का स्टेटमेंट जब हम देखते हैं ना, तो कई बार दिमाग अपना लगता है कि भाई ये कहना क्या चाहता है कि कहना क्या चाहता है। तो चलिए इसको हम इजी वे में समझते हैं कि आखिर में इक्विवेलेंट मास कहलाता क्या है, ठीक है। चलिए तो देखो, इतना लंबा चौड़ा चीज़ करने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे, और वो एग्जाम्पल ऐसे समझो कि मान लो मेरे पास 20 रुपये हैं, ठीक है। कितने रुपए हैं, 20 रुपये। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रही हूँ, ध्यान से सुनना, कि मान लो मेरे पास ये 20 रुपये हैं, और इन 20 रुपये का मैं अलग अलग तरीके से मैं यूज़ करने वाली हूँ। कैसे यूज़ सॉरी और इसका यूज़ मैं कैसे करने वाली हूँ कि यहाँ देखो, ये 20 रुपये का मैं क्या कर रही हूँ कि मैं ना 5 रुपये वाला मैं 4 जो है मान लो चॉकलेट, वो मैं ले लग सकती हूँ, ठीक है। या फिर मैं 2 रुपये वाला 10 टॉफ़ी ले सकती हूँ, या फिर मैं 10 रुपये वाला 2 टुरटुरे का पैकेट मैं ले सकती हूँ, ठीक है, समझो। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास सामान भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। क्वांटिटी भी आप देख रहे हो, क्वांटिटी इन लोग की अलग अलग है, प्लस प्राइस भी अलग अलग है। समझ में आ रही है बात? फिर से मैंने कहा, इसका जो ये जो चॉकलेट है, टॉफ़ी है, कुरकुरे है, इनका जो क्वांटिटी है यह भी क्या है, अलग है। इनका अमाउंट, इनका जो प्राइस जो है वह भी क्या है, अलग अलग है। लेकिन आप देख रहे हो इन सब से मैं क्या कर रही हूँ, 20 रुपये का ही सामान मैं खरीद पा रही हूँ। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो यहाँ पे हमसे ये कहा जाता है, इसमें इतना लंबा चौड़ा लाइन जो आपसे कहा गया, इसके कहने का मतलब यह है बच्चा कि वह नंबर ऑफ जो आपका पार्ट मास के अकॉर्डिंग, वह नंबर ऑफ पार्ट जो कि ज़रूरत हो, वह जो ज़रूरत पड़े, रिक्वायरमेंट हो आपके किसके लिए, ताकि वो 1.008 या फिर 1, हम एग्जैक्टली हम इसको क्या करते हैं, हम एक राउंड ऑफ करके हम 1 ले लेते हैं, 1 पार्ट बाय मास ऑफ अ हाइड्रोजन एंड 8 पार्ट वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे अगर मान लो हम ये कहें कि एग्जाम्पल के लिए कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने के लिए या उसको डिस्प्लेस करने के लिए जो अमाउंट या नंबर ऑफ पार्ट्स जो चाहिए होंगे ना, उसी को हम इक्विवेलेंट वेट यहाँ इक्विवेलेंट मास जो है उसका नाम हम दे रहे हैं। फिर से हमने क्या कहा कि वह नंबर ऑफ मास या पार्ट ऑफ मास,
मास के फॉर्म में होगा वो नंबर, ठीक है, जो कि हमें ज़रूरत पड़ रही है 1 ग्राम ऑफ आपके हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और हमारे 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन को या तो डिस्प्लेस करने के लिए या तो उसके साथ रिएक्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हमको ज़रूरत है, नंबर जो ज़रूरत है ना मास के रूप में, उसी को हम इक्विवेलेंट मास का नाम दे रहे हैं। बिल्कुल वही एग्जाम्पल कि देखो हमको इस 20 रुपए को मीट करने के लिए, इस 20 रुपए के खर्चे को पूरा करने के लिए हमें देख रहे हो कि हम 5 रुपए वाला 4 चॉकलेट, 2 रुपए वाला 10 टॉफ़ी और 10 रुपए वाला 2 कुरकुरे हम जो ले रहे हैं, आप इन सभी केसेस में आप देख रहे हो कि ये 20 रुपए को क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। समझ में आ रही है बात बच्चा? तो इसी तरीके से आप ये कॉन्सेप्ट को रिलेट करेंगे जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं कहूँगी कि एक बार फिर से आप वीडियो को क्या करें, आप पीछे करके रिवर्स करके एक बार आप इसको देख लें, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आएगा। कोशिश देखिए, कई बच्चों की कोशिश रहती है ना कि वो 1.5x या 2x पे देखते हैं तो कॉन्सेप्ट समझने में बच्चा थोड़ा प्रॉब्लम तो आपको आएगी ही आएगी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि वह मास ऑफ आपके जो देखो कोई पार्ट हम बोल रहे हैं कि इतना पार्ट, ठीक है, इतना पार्ट, तो इसका कोई ना कोई मास होगा, इसका कोई ना कोई मास होगा। तो यही मास ऑफ जो नंबर है जो जरूर सब्सटेंस का जो कि हमको नीड पड़ रहा है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन को रिप्लेस करने के लिए, उसी मास को हम क्या नाम दे रहे हैं, इक्विवेलेंट मास का नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जबकि हम बात करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम, जब हम उसी इक्विवेलेंट मास को हम क्या कर रहे हैं, ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब जब हम उसी इक्विवेलेंट मास को ग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब यही हम इसको नाम दे रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास। समझ में आ रही है बात? पहले हमने कहा इक्विवेलेंट मास क्या है, तो वह अमाउंट, वह नंबर या पार्ट्स ऑफ मास जो कि हमें ज़रूरत पड़ रही है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन को रिप्लेस करने में या फिर उसके साथ रिएक्ट करने में, उसको इक्विवेलेंट मास बोल दिया। ठीक है, अच्छा समझ में आ रही? जैसे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, एक और अच्छा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ। मान लो मुझे प्यास लगी है, ठीक है, मान लो मुझे प्यास लगी है और प्यास मेरे को अभी बहुत तेज़ लगी है। उस प्यास को मिटाने के लिए मैं 1 गिलास ये जो पानी है मैं इसको अगर पी लूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, थोड़ा सा ही पिया, लेकिन मान लो कि मैं 1 गिलास ऑफ पानी मैंने पी लिया। इतना पानी काफ़ी है मेरी प्यास को जो है थोड़ी देर के लिए शांत करने के लिए। ठीक है, तो ये जो अमाउंट ऑफ वाटर रही ना, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इक्विवेलेंट मास। मतलब समझ लो ये वही अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है, जो कि ज़रूरत पड़ी किसको, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन को रिप्लेस करने के लिए। मान लो इतने अमाउंट ऑफ कोई सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ रही है, इतने भर के, तो यही वाला पार्ट जो है वो इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। और जब इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में, तो ये हमारा ग्राम इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। अब तो क्लियर हो गई ना? चलो, अब क्लियर हो गई है तो ज़रा फिर से बोल दूंगी कि लाइक कर देना। ओके, चलो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारे पास आता है कि नंबर ऑफ GEM का मतलब जेम मत समझ लेना, ये एज अ एक्रोनिम यूज़ किया है। यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट मास बोला गया। ठीक है, इसको आप ग्राम इक्विवेलेंट मास के रूप में आप इसको समझोगे। ठीक है, चलिए, तो कहा गया कि नंबर ऑफ GEM इज इक्वल टू क्या रहा, मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम। उस सब्सटेंस का मास आपको ग्राम में लेना है और अपॉन ग्राम
इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। यानी कि पहले हम उसका मास जो है वो ग्राम में ले लेंगे और फिर उसका ग्राम इक्विवेलेंट मास जो है वो लेंगे, तो हमारा नंबर ऑफ ग्राम जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब कुछ एक्सप्रेशन है जिसको हमें क्या करना है बच्चा, ध्यान में देना है, और जिसके बेसिस पे हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने में आसानी होती है, ठीक है। यहाँ देखिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का अगर हमें क्या निकालना है इक्विवेलेंट मास, तो हम कैसे निकालेंगे, उसका एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, ठीक है। क्या कहा, उसका एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, ओके। आगे बात करेंगे किसी एसिड का हमें इक्विवेलेंट मास निकालना हो, जैसे H2SO4 या फिर HNO3 या फिर HCl, आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो हैं इनके अगर आपको क्या निकालने हैं इक्विवेलेंट मास, तो सबसे पहले आप इनका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनकी बेसिसिटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बेसिसिटी क्या होती है, कई बार बच्चों को ये समझने में दिक्कत होती है, मैं समझाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रही हूँ, एक मिनट, व्हाट हैपन, हाँ, एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ। मान लीजिए हमारे पास H2SO4 है, ठीक है। क्या है हमारे पास, H2SO4 है, ठीक है। ये जब टूटेगा तो ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो ऐसे हाइड्रोजन आयंस हैं, ठीक है, जो कि क्या है, रिप्लेसेबल है। ये क्या होंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। और याद कीजिए हम लोगों ने अभी इक्विवेलेंट मास वाला जो पढ़ा है उसमें हमने यही बात करी थी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन का हम यहाँ पे H2SO4 जो हमारे पास है, पहले हम इनका क्या निकाल लेते हैं, हम इनका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हमको क्या निकल गया, मॉलिक्यूलर मास निकल गया, ओके। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ पे एसिड का हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम माय बैड, हम एसिडिटी नहीं, हम इनका बेसिसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। ये देखिए, एसिड में यही पर कंफ्यूजन होती है, मेरी तरह आप भी कंफ्यूज मत कर जाना। यहाँ पे जब हम एसिड की बात करेंगे तो हम उसका बेसिसिटी फाइंड आउट करते हैं, और जब बेस की बात करेंगे, बेस के इक्विवेलेंट मास की बात करेंगे, तो वहाँ हम एसिडिटी फाइंड आउट करेंगे। सवाल ये है कि ये एसिडिटी और बेसिसिटी है क्या, ठीक है। सवाल ये है, यहाँ पे एसिडिटी हो जाएगी बच्चा, सॉरी माय बैड, यहाँ पे बेसिसिटी लिखी गई है, यहाँ एसिडिटी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो सवाल ये है कि हमारा यहाँ पे, मैं इसको ना ब्लैक कलर से ही इसको ये कर देती हूँ ताकि आप बच्चे जब ये आपको कोई दिक्कत ना हो। वेट अ मिनट, चलिए, यहाँ पे एसिडिटी हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हम जब बात करेंगे बेसिसिटी या एसिडिटी की, तो ये थोड़ा उल्टा हो जाता है, एसिड के लिए बेसिसिटी और बेस के लिए एसिडिटी। मतलब क्या है ये समझिए कि आप जानते हैं कि एसिड जब क्या होता है, एसिड जब आपका टूटता है तो उनसे H+ आयन जो है ये क्या होते हैं बच्चे, ये रिलीज होते हैं, ओके। वहीं आपको मालूम है कि जब बेस टूटता है तो उस दौरान OH- जो है ये आपका क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं, कि किसी भी एसिड से H+ आयन जो है जितना रिलीज हो रहा है, ठीक है,
उसी नंबर से हम उस एसिड के मॉलिक्यूलर मास जो होगी उसमें डिवाइड देंगे ना, तो हमें उसका इक्विवेलेंट मास जो है हमें फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक उसी तरीके से अगर कोई बेस है, ठीक है, उस बेस का हमें मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड आउट करना होगा, और उस मॉलिक्यूलर मास में उस बेस के टूटने पे कितने OH माइनस रिलीज हो रहे हैं उसके साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, तो हमें उस बेस का इक्विवेलेंट मास हमें फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो क्योंकि यहाँ हमारा ये क्या है, एक मिनट, ये क्या है हमारा, ये हमारा एसिड है, और इस एसिड में 2H+ आयन जो है वो रिलीज हो रहे हैं। हमने इनका क्या निकाला है, यहाँ पे हमने इनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमने फाइंड आउट करा है यहाँ पे, जो कि है ये 98 ग्राम पर मोल। हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 फाइंड आउट करने के लिए हम 98 में 2 से क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 जो है, ये जो रिप्लेसेबल आयन है, यही इसकी क्या रही, ये ही इसकी बेसिसिटी रही। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 98 में हम लोग 2 से डिवाइड दे रहे हैं, दैट विल बी द 49, और ये 49 ही जो है वो हमारे ये एसिड H2SO4 का क्या रही, इक्विवेलेंट मास रही। तो क्या ये चीज समझ में आई आपको कि नहीं आई? चलिए, यहीं पे एक और बात आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, कि कई बार हो सकता है कि आपसे बेसिसिटी पूछ दिया जाए कि बेसिसिटी क्या होगा, तो याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा कि, या फिर मॉलिक्यूलर मास अगर देखें तो यहीं पे हम निकाल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू व्हाट, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड में अगर आप बेसिसिटी को क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल जाएगा। उसी तरीके से बेसिसिटी का भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे इस तरीके से ना आपसे कई बार आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप ना ये जो एक्सप्रेशन जो है ना, इनके फेर बदल को भी आप घर पे प्रैक्टिस करें, बिकॉज आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कई बार आपको लगता है यार ये वाला कहाँ से आ गया फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आ गया, और एक्चुअल में कई बार ये ना सारे आपस में रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे एफर्ट आपको लेने की ज़रूरत हो जाती है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर बेस का हमें इक्विवेलेंट मास अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो बेस का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए वही हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हम निकाल लेंगे उस बेस का। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो एसिडिटी है उससे हम डिवाइड कर देंगे, देन आफ्टर हमें क्या मिल जाएगा, हमें अपने बेस का इक्विवेलेंट मास जो है वो मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं यहाँ पे सोडियम, आपके जो है सोडियम बोल रही हूँ, सॉरी, यहाँ पे सॉल्ट जो है जैसे लाइक सोडियम क्लोराइड या फिर उसके अलावा और भी कई सारे सॉल्ट जो हैं उनका हमें अगर इक्विवेलेंट मास अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसका तो पहली बात हमें फॉर्मूला मास निकालना है। अब सवाल ये है फॉर्मूला मास क्या है, फॉर्मूला मास क्या है, याद करो, एम्पेरिकल जो फॉर्मूला है उसी के मास को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मूला मास बोलते हैं। याद आ गया। और टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर जो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे, देन हमें क्या मिल जाएगा, हमारे सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम फिर से फॉर्मूला मास की बात करते हैं। फॉर्मूला मास क्या होता है, फिर से एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो मास होता है उसी को हम लोग फॉर्मूला मास कहते हैं। अब यहाँ आपको क्या करना है कि क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ गेंड, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ गेंड इलेक्ट्रॉन्स जो है पर मॉलिक्यूल, और जो टोटल चार्ज, जो टोटल चेंजेस जो होती हैं ना ऑक्सीडेशन नंबर में, ठीक है, उसको देखिए ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या कहा कि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो या फिर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में जो हुए जो चेंजेस हैं उससे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला मास में, उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्मूला मास में हम लोग डिवाइड दे देंगे, देन आफ्टर हमको उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट मास मालूम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या कहा गया कि इक्विवेलेंट मास ऑफ अ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंजेस विद द मीडियम ऑफ द रिएक्शन, यानी कि एज वी चेंज द मीडियम ऑफ द रिएक्शन देन आपके ऑक्सीडाइजिंग स्टेट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जो इक्विवेलेंट मास जो है वह भी क्या होंगे, चेंज होंगे। तो ये आपकी एक अच्छी खासी स्टेटमेंट रही, इसको ज़रूर से क्या करेंगे आप ध्यान में रखेंगे।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं मेथड्स जो है आपके कौन कौन से हैं ताकि आप इक्विवेलेंट मास को फाइंड आउट कर सकें। जैसे देखिए पहला आता है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम देखते हैं कि यहाँ पे इक्विवेलेंट मास ऑफ अ मेटल अगर हमको निकालना है तो क्या करते हैं, मास ऑफ मेटल और यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन जो उनसे डिस्प्लेस हो रही हैं वो इनटू क्या हो जाएगा, ये हमारा हाइड्रोजन का ये मास हम ले लेंगे। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए मास ऑफ मेटल दैट मीन की वेट अपॉन ये मास हो गया, मास ऑफ क्या जो हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड हुए इनटू 1.008 ग्राम, ये आपका हो जाएगा। वहीं अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल अगर हमको फाइंड आउट यहाँ पे करना हो तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं। वेट अ मिनट, आई विल शो यू कि एक आध एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ। देखो ऑल्दो यहाँ पे जो चीज़ें जो दी गई हैं आपको बहुत शॉर्टकट में दी गई, मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाऊंगी, डोंट वरी। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं कि भाई हमें इक्विवेलेंट मास जो है वो किस किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें जब हम हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करते हैं, आपको याद होगा कि कई सारे केमिकल रिएक्शंस हम लोग देखते हैं। आपने क्लास 10 वाला कॉन्सेप्ट याद करो जो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ते थे ना साइंस की बुक में, कि भाई साहब हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ते थे जहाँ पे क्या होता था कि हाइड्रोजन जो है वो क्या होता था कि आपके उस रिएक्शन के दौरान निकल रहा होता था। ठीक है, और इसको लेकर के एक टेस्ट भी था और ये टेस्ट काफ़ी पॉपुलर था, तो उसको लेकर के जो है उस टेस्ट का नाम जो है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको कि जब हमको क्या करना होता है फाइंड आउट करनी, जैसे मान लो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल अगर फाइंड आउट करनी है तो मास ऑफ मेटल लेंगे प्लस मास ऑफ जो H2 जो डिस्प्लेस जो हुई है वो लेंगे और इनटू आपको ये देखो ये क्या है, ये 1.008 क्या है, याद करो हम लोगों ने जब इक्विवेलेंट मास का हमने जब ये पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ा था, उस दौरान हमने ये नंबर का जिक्र भी करा था, याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और मास ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल जो है वो आपका ऑल ओवर कितना रहा कि आप ये यहाँ पे आप क्या लगा लेंगे, यहाँ पे आप ml लगा लेंगे। क्यों ml लगा लेंगे, आपको याद होगा कि जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं एट STP, हम बात कर रहे हैं मान लो हमारे किसी गैस की जो कि हमको पता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर आपका वैल्यू होता है। ठीक है, अगर हम इसको क्या करें, अगर हम इसको चेंज करें तो ये हमारा 22,400 ml जो है ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इतना ml हमारा हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, अब क्योंकि यहाँ हम हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे जो हाइड्रोजन हमारा निकलेगा यहाँ पे हमको हाफ मोल जो है ये फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, तो ये आप हाफ ऑफ मोल आप निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 11200 ये ml आपका हो जाएगा। और इस हिसाब से आप इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल जब फाइंड आउट करनी हो तो आप ये फॉर्मूला आप यूज़ किया करेंगे। समझ में आ रही है बात। और ये आपके कुछ मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, कैल्शियम, इन सब से रिएक्शन के दौरान जो हाइड्रोजन आपकी रिलीज होंगी, ठीक है, आपके जब ये मेटल आपके एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे और इन एसिड से जब H+ आपकी क्या होंगे, रिलीज होंगे, उस दौरान आप क्या कर सकते हो, अपने इस मेटल का इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करने के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड की। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम मास ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल हम निकाल रहे हैं, जहाँ पे मास ऑफ मेटल हमारी अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन हो गया इनटू ये 8 लिखा। और इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल जब हमें फाइंड आउट करनी है तो मास ऑफ मटेल नहीं है, ये मेटल है। ठीक है, मेटल, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP इन ml, ओके, और अपॉन 56 ये ml हो जाएगा। ठीक है, 5600 ml हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 5600 ml, तो याद रख कीजिए कि जब हम बात करते हैं एट यहाँ पे इक्विवेलेंट में तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम 1 इक्विवेलेंट अगर हम बात करें यहाँ पे 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की हम बात कर रहे थे कि भाई साहब उसको डिस्प्लेस करने का, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम जब हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ पे 0.25 मोल हो जाएगा। और इसी को जब हम 22.4 लीटर जो है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इससे 0.25 को अगर हम ये ml को हम क्या करेंगे, हाँ
इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये हमारा कितना हो जाएगा 5600 ml हो जाएगा, ठीक है। और हम ये क्यों कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये आपकी ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे इस वाले में हम गैस की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस की। यहाँ वाले में भी हम हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हम ml में हम बात कर रहे हैं ना, वहाँ वो क्या है, हम गैसेस की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है ये ग्राम में जब हम बात कर रहे हैं तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कि भाई ये हमारा गैस फॉर्म की बात नहीं हो रही है। समझ में आ रही है बात। चलिए, वही क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड जो है उसमें भी हम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ क्लोरीन इनटू ये 35.5, क्योंकि याद है इक्विवेलेंट मास वाले हम लोग डेफिनेशन में 35.5 हमने बात करी थी क्लोरीन की। हमने क्या कहा था कि 1.08 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन को रिप्लेस करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ या नंबर ऑफ मास जो है ज़रूरत पड़ेगी उसी को इक्विवेलेंट मास कहेंगे। और यहाँ पे वही हम काम कर रहे हैं। बट जब बात आ रही है गैसियस फॉर्म की, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चे, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम ये ml में ले रहे हैं। समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी तरीके से हमारा फोर्थ जो मेथड आता है दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन मेथड, जहाँ पे आप एसिड या बेस के लिए आप काम करते हो। यहाँ पे अगर आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड और बेस आपको फाइंड आउट करनी है, देन ये क्या हो जाएगा, मास अपॉन ये क्या हो जाएंगे, यहाँ मास ऑफ एसिड या बेसिस ग्राम में, और V फॉर वॉल्यूम हो जाएगी, उनकी जो आप एसिड या बेस ले रहे हो उनकी वॉल्यूम हो जाएगी किसमें, लीटर में, ठीक है। और N जो है आपकी क्या हो जाएगी बच्चा, नॉर्मेलिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड और बेस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वहीं मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करें तो ये क्या है, ये बेस्ड है फैक्ट के ऊपर कि इक्विवेलेंट ऑफ अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस करेगा 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। और अगर हमको यहाँ पे मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड से अगर हमको क्या निकालें, यहाँ पे हम देखेंगे कि देखिए मास ऑफ मेटल एडेड अपॉन मास ऑफ मेटल डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ बी अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ, यहाँ पे एक मिनट ये सी हो जाएगा और ये ए और ये डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक मेथड की, तो यहाँ पे देखो, अब इसको मैं क्या करती हूँ ना, मैं ना यहीं तक रखती हूँ, ठीक है, क्योंकि आई नो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाउच पाउच, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, ये यहीं तक रखते हैं क्लोराइड मेथड तक। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन, मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड और इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जो है, और साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड, डबल ये डिकम्पोजिशन मेथड वाला जो है कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। और यहाँ अभी उम्मीद करूँगी कि आप जो है कम से कम ये जो 3 मेथड जो हैं, 3 मेथड, इसकी आप क्या करेंगे, इसकी आप ये अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए ऑल्दो मैं आपको ये कहती हूँ कि मेरी जो वेदत मॉड्यूल जो है जिसमें आपको लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, जिससे कि आप अपनी केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसे आप रिकमेंड कर सकते हो, इसे आप अपने डोर स्टेप पे मंगवाने के लिए, हार्ड फॉर्म मंगवाने के लिए आप हमारी वेदत की जो ये नंबर है 6388556077, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और इस स्टडी मॉड्यूल को जो हार्ड फॉर्म में अपने घर पे डिलीवर करवा सकते हो। इसकी क्या कुछ किस तरीके से ऑर्डर करने हैं ये आपको इस नंबर पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी और किस तरीके से ऑर्डर करना है, कैसे ये आपके घर तक पहुंचेगा, क्या कुछ होगा, सब कुछ आपको इस पे बताया जाएगा। और इसके साथ ही आप बच्चे जो मुझसे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी मैं कहूँगी कि ये नंबर जो है बेटा, इस पे आप कांटेक्ट कीजिए। आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में जिसमें आपको मालूम है कि आपका और मेरा डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, हमारे और आपके बीच कोई तीसरा बंदा नहीं होता है। आपकी प्रॉब्लम को डायरेक्ट मैं सुनती हूँ, मैं सॉल्व करती हूँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ डाउट सॉल्विंग के नाम पे या फिर मेंटरशिप के नाम पे आपको कुछ दिन तो आपके साथ मतलब शकल दिखाया और बाद में गायब हो गए। बच्चा यहाँ पे खोज रहा है, भाई इस मुसीबत में जब मेरा क्रूशियल टाइम चल रहा है, जब मैं परेशान हूँ, मेरा बैकलॉग क्रिएट हो चुका
है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे ऊपर इतना बर्डन है, डीमोटिवेशन फील हो रही है वगैरह वगैरह, उस दौरान साथ देने वाला कोई नहीं, ऐसा नहीं होगा बच्चा। क्योंकि अभी के टाइम में ना मैं बहुत बच्चों को देख रही हूँ जो इस चीज़ को लेकर के परेशान है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनको एक ग्रुप थमा दिया गया है, बट वहाँ पे जब बच्चे अगर पूछने को जाते हैं डाउट, तो बच्चे को ही डिमोटिवेट कर दिया जाता है। कई बार बच्चों को जो है उतना सीरियस ही नहीं लिया जाता है, क्या कह के, भाई तुम तो ड्रॉपर हो, और नए नए जो फ्रेश बच्चे हैं उन पे ध्यान दिया जाता है। तो भाई सिंपल सी बात है, मेरे लिए क्या ड्रॉपर और क्या फ्रेश बच्चे, मेरे लिए सभी स्टूडेंट जो है इक्वल हैं। अगर आप भले ही आप फ्रेशर स्टूडेंट हो, आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोलमेंट लेते हो तो मेरा और आपका डायरेक्ट पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, जहां आपको मैं अपना जो है पर्सनल नंबर देती हूँ, जहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे से आप भाई डिस्कस करते हो। ऐसा नहीं कि आप वेट कर रहे हो कि नहीं कोई तीसरा बंदा आएगा जो कि मेरी बात जो है वो मैम से करवाएगा, मैं अपनी प्रॉब्लम मैम के सामने रखूँगी और आप वेट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह की आपको जो है यहाँ पे क्या मिलती है, आपको हम यहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती है, ये सुविधा मिलती है बच्चे, जहाँ पे आप खुल के अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ रखते हो और हम दोनों मिल के आपकी इस जर्नी को कैसे स्मूथ बनाएं, कैसे आपके लिए जो है इजी बनाएं, इस पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो आपको हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ना है, इसके लिए भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है बच्चा आपको इसी नंबर पे मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आपको बस व्हाट्सएप करना है और टीम को बतानी है कि आप हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोलमेंट लेना चाहते हो। सारे प्रोसेस और क्या कुछ फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, कैसे आपको कब कब और किस तरीके से हम और आप बात करने वाले, हर एक चीज़ जो है आपको टीम यहाँ पे गाइड कर देंगी। तो इसमें ज़रूर से इनरोलमेंट लीजिए इफ़ यू फील कि हाँ भाई मेरे को एक ऐसे मेंटोर, एक ऐसे फ्रेंड की ज़रूरत है जो समय के साथ जो है इस कठिनाई में मेरा जो है साथ दे, अंत तक साथ निभाए। तो ज़रूर से हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोलमेंट लीजिए, आपको बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बाय बाय।